बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंपलसरी इंग्लिश बुक 1 यूनिट 3 क्लास मैट्रिक कोर्स कोड नंबर 207 अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। आज हम इसमें पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 टॉकिंग अबाउट योर एजुकेशन एंड करियर प्लान्स। टॉकिंग अबाउट यानी बात करना, योर एजुकेशन आपकी तालीम के बारे में, एंड करियर प्लान्स और आपके जो मुस्तक़बिल में प्लान्स हैं, जो मंसूबे हैं, उनके बारे में। एक चीज़ को याद रखिएगा, इसे जब आप प्रोनाउंस करेंगे ना वर्ड करियर, तो ये करियर है, कैरियर नहीं है। ठीक है, कैरियर जो होता है वो आप गाड़ी के पीछे आपने देखा होगा मोटरसाइकिल के लगा होता है, जो कैरी करता है चीज़ों को। ठीक है, ये आपका करियर है, जो मुस्तक़बिल के आपके प्लान्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, ये उसके बारे में है। Part A, talking about education and career plans. सईद हैज़ पास्ड FSC एग्ज़ाम्स। सईद ने FSC का इम्तिहान पास कर लिया है। सईद हैज़ पास्ड FSC एग्ज़ाम। सईद ने FSC का इम्तिहान पास कर लिया है। ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। वो अपनी तालीम को जारी रखना चाहता है। इन द फॉलोइंग डायलॉग्स, द जिज़ेल डायलॉग्स में या मुकालमों में, he is discussing his educational plans with his uncle फरहान। वो अपने अंकल फ़रहान के साथ अपने तालीमी मंसूबे पर बहस कर रहा है, बात कर रहा है, गुफ्तगू कर रहा है। डिस्कस करने का मतलब वैसे तो बहस करना होता है, लेकिन अंग्रेज़ी में सिर्फ़ एक ही मानी नहीं होते, इसके मानी ये भी होते हैं कि किसी मौजू पर बात करना, गुफ्तगू करना। लिसन टू द डायलॉग केयरफुली। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप डायलॉग्स को केयरफुली सुनिए। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग आई है तो इसको वहाँ पे, आपको डायलॉग्स वहाँ पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज़ हम तो आपको बता ही रहे हैं। जी, डायलॉग्स में गुफ्तगू हो रही है फ़रहान और सईद दोनों के दरमियान में। फ़रहान, व्हाट डू यू प्लान टू डू आफ्टर योर FSC? FSC के बाद तुम्हारा क्या करने का मंसूबा है या ख़याल है? जैसे कि हम उर्दू में पूछते हैं कि क्या ख़याल है, लेकिन अंग्रेज़ी में पूछा जा रहा है कि तुम्हारा क्या मंसूबा है, क्या प्लान है। सईद, आई वॉन्ट टू गो टू मेडिकल कॉलेज। मैं मेडिकल कॉलेज जाना चाहता हूँ। फ़रहान, सो यू इंटेंड टू बिकम अ डॉक्टर। तो तुम डॉक्टर बनना चाहते हो या डॉक्टर बनने का इरादा रखते हो। इंटेंड, इरादा रखना। सईद, यस। फ़रहान, व्हाट सब्जेक्ट डिड यू स्टडी फॉर योर FSC? FSC में तुमने कौन से सब्जेक्ट पढ़े? सईद, बिसाइड्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स आई स्टडीड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी। कंपलसरी सब्जेक्ट के अलावा मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी पढ़ी है। फ़रहान, व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स डिड यू गेट? तुम्हारे कितने फ़ीसद नंबर आए या तुमने कितने फ़ीसद नंबर हासिल किए? सईद, आई गॉट 60% मार्क्स। मैंने 60% नंबर हासिल किए। फ़रहान, आई एम अफ्रेड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू गो टू मेडिकल कॉलेज। मुझे डर है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा कि तुम मेडिकल कॉलेज में जाओ। सईद, वाई, क्यों? बिकॉज द मेरिट इज़ वेरी हाई। लास्ट ईयर the last candidate on the merit list was with 80% marks। क्योंकि मेरिट मेयार बहुत ऊंचा है। पिछले साल जो आखिरी बंदा दाखिल हुआ था उसकी परसेंटेज 80 थी, उसने 80% मार्क्स हासिल किए थे। सईद, देन व्हाट शुड आई डू? फिर मैं क्या करूं? फ़रहान, व्हाई डोंट यू स्टडी कंप्यूटर साइंस? तुम कंप्यूटर साइंस क्यों नहीं पढ़ते? सईद, ओह नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। अरे नहीं, मैं कंप्यूटर साइंस में दिलचस्पी नहीं रखता। फ़रहान, यू कैन देन डू अ डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विच इज़ इन अ ग्रेट डिमांड दीज डेज। तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ले सकते हो, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है यानी मुतालबे में है, या इसकी आजकल पॉपुलैरिटी है, लोग इसमें कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को। सईद, यस दैट सीम्स टू बी अ गुड आइडिया। हाँ, ये एक अच्छा ख्याल लगता है। अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 1 पे। नाउ लिसन टू द डायलॉग once again and then tick the correct information about Saeed given below।
डायलॉग को एक मरतबा फिर गौर से सुनिए और जो सही मालूमात है उस पर टिक कीजिए सईद के बारे में। नंबर 1, सईद वांट्स टू गो टू, ऑप्शन है आपके पास ए मेडिकल कॉलेज, बी इंजीनियरिंग कॉलेज, सी लॉ कॉलेज, डी एग्रीकल्चरल कॉलेज। तो सही जवाब है ए मेडिकल कॉलेज। नंबर 2 है सईद इंटेंस टू बिकम, सईद इरादा रखता था कि वो बने ए एन इंजीनियर, बी अ टीचर, सी अ डॉक्टर, डी अ पायलट। सही जवाब है सी अ डॉक्टर। नंबर 3 है इन एफएससी सईद गॉट, एफएससी में सईद ने हासिल किए, ऑप्शन ए है 60% मार्क्स, बी है 68% मार्क्स, सी है 65% मार्क्स, डी है 63% मार्क्स। तो सही जवाब है 60% मार्क्स, 60% नंबर उसने हासिल किए थे। नंबर 4, लास्ट ईयर द लास्ट कैंडिडेट ऑन द मेरिट लिस्ट वॉज विद, पिछले साल आखिरी ख्वाहिशमंद या आखिरी उम्मीदवार जो लिस्ट में आखिरी नंबर पर था उसका मेयार था, नंबर ए ऑप्शन है 78% मार्क्स, बी 58% मार्क्स, सी 80% मार्क्स, डी 60% मार्क्स। तो सही जवाब है सी 80% मार्क्स। नंबर 5, सईद में स्टडी, सईद पढ़ सकता है, नंबर ए कंप्यूटर साइंस, बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी इंग्लिश लिटरेचर। सही जवाब है बी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। चलिए अब आप डिटेल जुमले पढ़ते हैं। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस सईद फ्यूचर प्लानिंग, ये जुमले एक्सप्रेस करते हैं, जाहिर करते हैं सईद के मुस्तकबिल के प्लान्स को, मुस्तकबिल के मंसूबों को। पहला जुमला है सईद वांट्स टू गो टू मेडिकल कॉलेज, सईद मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है। दूसरा जुमला है सईद इंटेंस टू बिकम अ डॉक्टर, सईद डॉक्टर बनने का इरादा रखता है। तीसरा जुमला है सईद प्लान्स टू स्टडी मेडिसिन, सईद ने मेडिसिन पढ़ने का मंसूबा बनाया है। चौथा जुमला है सईद वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर, सईद डॉक्टर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना पसंद करता है। पांचवा जुमला है सईद इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडीइंग मेडिकल सब्जेक्ट, सईद की दिलचस्पी मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने में है। एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है, आपने हमसे पूछा था कि हमें ये भी बताइए कि इम्तिहान की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो पढ़ना तो सभी चाहिए है, क्योंकि ये किताब इसीलिए है कि आप इसमें जो कुछ लिखा है वो सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, समझना, लिखना, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना आ जाए। लेकिन इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें कि ये जो एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज नंबर 2 जब हम करने जा रहे हैं, ये आपके इम्तिहानी लिहाज से अहम है। इस तरह के सवालात आपके इम्तिहान में आ सकते हैं। तो आइए इस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं कि क्या करना है हमें। रीड अबाउट द फ्यूचर प्लान्स ऑफ 3 फ्रेंड्स अजहर, अली एंड आमिर। 3 दोस्तों अजहर, अली और आमिर के मुस्तकबिल के प्लान्स के बारे में पढ़िए। फॉलो द एग्जाम्पल गिवन बिलो, और नीचे दी हुई जो मिसाल है उसको फॉलो कीजिए। एंड डिवेलप द पॉइंट्स गिवन इन द टेबल इनटू फुल सेंटेंसेस, और टेबल में जो पॉइंट वाइज आपको दी गई बातें हैं, जो नुकात दिए गए हैं, उनको आप मुकम्मिल जुमले बनाइए। स्टेटिंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ दीज 3 फ्रेंड्स, इन 3 दोस्तों के मुस्तकबिल के मंसूबे को बयान करते हुए। एग्जाम्पल इन्होंने दी है, मिसाल अजहर इंटेंस टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज, अजहर इरादा रखता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। अभी आप देखिएगा कि 3 कॉलम्स बने हुए हैं। पहले कॉलम में अजहर के बारे में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, दूसरे में अली के बारे में 4 पॉइंट्स लिखे हैं, और तीसरे में आमिर के बारे में 4 पॉइंट्स लिखे हैं। पहले हम अजहर के बारे में पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 है इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉइंट नंबर 2 है इंजीनियर, पॉइंट नंबर 3 है ज्वाइन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को, तामीराती इदारे को ज्वाइन करना चाहता है, उससे मुंसलिक होना चाहता है। पॉइंट नंबर 4 है अर्न मनी, पैसे कमाना चाहता है। तो अब पहले हम, जैसा कि हमें सवाल में हमसे कहा गया है कि हम इन पॉइंट्स को लेकर
कुछ सेंटेंसेस बना लें, फुल सेंटेंसेस बना लें। तो पहले हम अजहर के मुतालिक सेंटेंस बना लेते हैं। अजहर इंटेंस टू गो टू इंजीनियरिंग कॉलेज। अजहर इरादा रखता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए। ये हमने पहला पॉइंट इस्तेमाल कर दिया। ही वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, वो एक इंजीनियर बनना चाहता है। ये हमने पॉइंट नंबर 2 इस्तेमाल कर दिया जिसमें था इंजीनियर। अजहर इंटेंस टू ज्वाइन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। अजहर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज्वाइन करने का इरादा रखता है, एक तामीराती इदारे को ज्वाइन करने का, उससे मुंसलिक होने का इरादा रखता है। पॉइंट नंबर 3 भी हमने इस्तेमाल कर लिया जुमले में। ही वॉन्ट्स टू अर्न मनी, वो पैसे कमाना चाहता है। ये हमारा चौथा पॉइंट भी हो गया। अब मज़ीद इसको पैराग्राफ को एक खूबसूरती देने के लिए या ज़्यादा अच्छे मायने देने के लिए हमने मज़ीद एक जुमला इसमें ऐड किया है। ही विशेस टू बिकम अ रिच एंड फेमस इंजीनियर, वो ख्वाहिश रखता है कि वो एक अमीर और मशहूर इंजीनियर बन जाए। अब इसके बाद आ जाइए अली के बारे में। अली के पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1 एग्रीकल्चरल कॉलेज यानी ज़रई कॉलेज। दूसरा पॉइंट है एमएससी इन एग्रीकल्चर, ज़राअत में एमएससी मास्टर्स। तीसरा पॉइंट है वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, ज़रई डिपार्टमेंट में काम करना। और चौथा पॉइंट है स्टार्ट हिज ओन एग्रीकल्चर फार्म, अपना ज़ाती ज़रई फार्म शुरू करना। अब इनके बारे में हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। अली इंटेंस टू गो टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, तो पहला पॉइंट हमने इस्तेमाल कर लिया है कि अली का इरादा है कि वो एग्रीकल्चर कॉलेज में जाए। अली इंटेंस टू गो टू एन एग्रीकल्चर कॉलेज, अली एक एग्रीकल्चर कॉलेज में जाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू डू एमएससी इन एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर में ज़राअत में एमएससी करना चाहता है। ही विशेस टू वर्क इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में काम करना चाहता है। ही प्लान्स टू स्टार्ट हिज ओन एग्रीकल्चर फार्म, वो अपना एग्रीकल्चर फार्म स्टार्ट करना चाहता है, बनाना चाहता है या शुरू करना चाहता है, ये वाला बिजनेस। तो ये भी आप देखें कि हमने चारों पॉइंट्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर लिए हैं। अब आ जाइए आमिर की तरफ। आमिर का पहला पॉइंट है फाइन आर्ट्स कॉलेज, दूसरा है डिग्री इन फाइन आर्ट्स, तीसरा है वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग फर्म कि वो एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करना चाहता है। और चौथा पॉइंट है ओपन हिज ओन एडवर्टाइजिंग एजेंसी कि वो अपनी ज़ाती एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इश्तिहारी एजेंसी जो है वो खोलना चाहता है। अच्छा जनाब, अब इसके सेंटेंसेस देख लीजिए। आमिर इंटेंस टू गो टू फाइन आर्ट्स कॉलेज, आमिर फाइन आर्ट्स कॉलेज में जाने का इरादा रखता है। ही प्लान्स टू गेट डिग्री इन फाइन आर्ट्स, वो फाइन आर्ट्स में डिग्री लेना चाहता है। ही विशेस टू वर्क इन एन एडवर्टाइजिंग फर्म, वो एक एडवर्टाइजिंग फर्म में काम करने की ख्वाहिश रखता है। ही प्लान्स टू ओपन हिज ओन एडवर्टाइजिंग फर्म, उसका इरादा है या उसका मंसूबा है कि वो अपनी ज़ाती एडवर्टाइजिंग फर्म खोलेगा। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स के साथ सेंटेंसेस, पैराग्राफ ऑलमोस्ट जो हमने बनाए हैं। अब इसके बाद देखिएगा, रीड वॉट जाहिद सेज अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, पढ़िए कि जाहिद अपने फ्यूचर प्लान के बारे में क्या कहता है। आफ्टर कंप्लीटिंग मैट्रिक, मैट्रिक मुकम्मल करने के बाद आई विल गो टू अ टेक्निकल कॉलेज, मैं एक टेक्निकल कॉलेज में जाऊंगा। आई विल डू अ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एंड विल वर्क इन द कंट्री फॉर एटलीस्ट 3 years, मैं डिप्लोमा करूंगा सिविल इंजीनियरिंग में और अपने मुल्क में तकरीबन 3 साल काम करूंगा। कम से कम 3 साल काम करूंगा। उसने कहा है एटलीस्ट 3 years। आफ्टर एक्वायरिंग सम जॉब एक्सपीरियंस, थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद, थोड़े से जॉब के तजुर्बात हासिल करने के बाद, आई विल ट्राई टू फाइंड अ जॉब अब्रॉड, मैं मुल्क से बाहर जॉब तलाश करने की कोशिश करूँगा। परहैप्स इन द मिडिल ईस्ट, हो सकता है कि मैं मिडिल ईस्ट में जॉब तलाश करने की कोशिश करूँ, हो सकता है कि वहाँ करूँ। I will have some more work experience and of course will earn considerable money and then will come back and start my own private engineering firm. I will have some more work experience, मुझे और ज़्यादा experience मिल जाएगा। And of course, और यकीनन, of course का मतलब होता है यकीनन, will earn considerable money, और मैं एक अच्छी खासी
पैसे भी कमा लूँगा, एंड देन विल कम बैक, और फिर मैं वापस आ जाऊँगा एंड स्टार्ट माई ओन प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म, और फिर मैं अपनी ज़ाती एक इंजीनियरिंग फर्म स्टार्ट कर दूँगा। अब इसके बारे में जो हिदायत लिखी हुई है उसे सुनिए। You must have noticed that Zahid uses the word will many times. आपने यकीनन ये नोटिस किया होगा कि जाहिद ने लफ्ज़ will कई मरतबा इस्तेमाल किया है। Why does he do that? वो ऐसा क्यों करता है? Well, he uses will to express his opinion, his hopes, his future ambitions and his intentions. वो इस्तेमाल करता है will एक्सप्रेस करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए, हिज ओपिनियन अपनी राय को, हिज होप्स उसकी उम्मीदों को, हिज फ्यूचर एम्बिशंस उसके मुस्तकबिल के इरादों को, एंड हिज इंटेंशंस और उसके इरादों को। ठीक है, एम्बिशंस कहते हैं जो आप मुस्तकबिल में प्लान्स बनाते हैं, ठीक है, जो आप एम रखते हैं, जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे होते हैं वो, और इंटेंशंस आपके इरादे हैं। एट द सेम टाइम जाहिद इज़ नॉट टू श्योर, और उसी वक्त में जबकि वही कह रहे हैं मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, जाहिद बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, बहुत पक्का नहीं है अपनी बात में, वेदर ऑल हिज होप्स एंड प्लान्स विल मटीरियलाइज, कि उसके तमाम के तमाम उम्मीदें और उसके मंसूबे जो है मटीरियलाइज हो जाएंगे, यानी हकीकत का रूप धार लेंगे या वाक़तन ऐसा हो जाएगा। सो वी नॉर्मली यूज़ विल, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम विल इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर नॉट टू श्योर अबाउट द रिजल्ट्स येट वी आर मेकिंग प्लान्स, यानी जब हम अपने प्लान्स के, अपने मंसूबों के नताइज के बारे में पूरी यकीन नहीं होते, तो फिर हम विल इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम एक सीधी तरह से आपको ये बता दें, विल हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, यानी जबकि हम किसी चीज़ के बारे में कोई क़यास आराई कर रहे होते हैं, हम ये बता रहे होते, पेशीन गोई कर रहे होते हैं, सही लफ्ज़ होगा पेशीन गोई कर रहे होते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब वैसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम नहीं जानते, हम सिर्फ ये एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं, एक पेशीन गोई कर रहे हैं कि ऐसा होगा। जैसा कि आप सिंपल सी मिसाल ले लीजिए कि जैसे कहते हैं ना कल बारिश होगी, अब कल बारिश नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है, यानी हम बहुत 100% श्योर नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि ये विल जो है ये मॉडल ऑक्सिलरीज में से है, और इसको हम जब भी इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई बात, कोई पेशीन गोई कर रहे होते हैं, जब हम किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर होते हैं ना, हमने ऐसा ही करना है और ऐसा ही होना है, तो फिर हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने ऊपर आपने देखा होगा अजहर, अली और आमिर के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है कि उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, ये मेरी ख्वाहिशात हैं, तो वो इस बारे में उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया है। लेकिन फ्यूचर क्या होगा, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, तो जब हम प्रेडिक्ट कर रहे होंगे और हम 60-70% समझ लीजिए अराउंड हम किसी चीज़ के बारे में है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, लेकिन 30-40% नहीं भी हो सकता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम विल इस्तेमाल करते हैं। विल वैसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, ज़्यादा मजबूत पेशिन गोई अगर हम करना चाहें तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जनाब, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 3 पर। वुड यू लाइक टू एक्सप्रेस योर फ्यूचर प्लान्स? ट्राई and express them orally first in the tutorial meeting or while talking to a friend. Would you like to express your future plans? क्या आप अपने मुस्तकबिल के मंसूबे बयान करना पसंद करेंगे? Try and express, कोशिश कीजिए और बयान कीजिए। Orally first, सबसे पहले ज़बानी, इन द ट्यूटोरियल मीटिंग, जो आपकी ट्यूटोरियल मीटिंग हो रही है वहाँ पर, वाइल टॉकिंग टू अ फ्रेंड, अपने किसी दोस्त से बात करने के दौरान, देन राइट अबाउट योर होप्स एंड एम्बिशंस, और फिर अपनी उम्मीदों की और अपने इरादों के बारे में लिखिए। यूज़ विल एज मच एज यू कैन, उतना ज़्यादा विल को इस्तेमाल कीजिए जितना कि आप कर सकते हैं। मिसाल दी हुई है ना, यू, आई विल ट्राई टू फिनिश माई असाइनमेंट दिस वीक, मैं इस हफ्ते अपने असाइनमेंट को मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। नाउ रीड अबाउट सईद, अब सईद के बारे में पढ़िए। सईद हैज़ पास हिज FSC एग्ज़ाम, सईद ने अपना FSC एग्ज़ाम पास कर लिया है। ही स्टडीड फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बॉटनी बिसाइड कंपल्सरी सब्जेक्ट, उसने केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी पढ़ा है, कंपल्सरी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बॉटनी पढ़ा है कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के अलावा। ही सिक्योर्ड 60% मार्क्स, उसने 60% मार्क्स सिक्योर किए हैं, हासिल किए हैं। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, और वो एक डॉक्टर बनना चाहता है।
Exercise number 4. Ask your friend to tell you the subjects they studied in their school or college and the percentage of marks they obtained. Also ask them about their future planning. Here is an example that you can follow. Ask your friend, अपने दोस्त से पूछिए टू टेल यू द सब्जेक्ट्स दे स्टडीड इन देयर स्कूल, जो सब्जेक्ट उन्होंने अपने स्कूल में पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स दे ऑब्टेन्ड, उन्होंने जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हासिल किए हैं, कितने नंबर हासिल किए हैं. आल्सो आस्क देम अबाउट देयर फ्यूचर प्लानिंग, और उनके मुस्तकबिल के प्लान के बारे में भी उनसे पूछिए. हियर इज़ एन एग्जाम्पल व्हाट यू कैन फॉलो, और ये आपको फॉलो करने के लिए उन्होंने आपको एक मिसाल भी दे दी है. एग्जाम्पल, यू व्हाट वर योर सब्जेक्ट्स इन मैट्रिक. मैट्रिक में आपके कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फ्रेंड, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड उर्दू. सब्जेक्ट्स के नाम बता दिए कि ये थे. यू व्हाट डू यू प्लान टू स्टडी नाउ, अब आप क्या करना चाहते हैं? फ्रेंड, प्री मेडिकल, आई प्लान टू बिकम अ डॉक्टर. प्री मेडिकल करना चाहता हूँ, मेरा मंसूबा है कि मैं डॉक्टर बनूँ, मेरा इरादा है कि मैं डॉक्टर बनूँ. Now write a paragraph about your friend similar to the one given above about सईद. अब जिस तरह के सईद के बारे में ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया था, बिल्कुल ऐसा ही पैराग्राफ ये, जैसे ये देखिएगा, सईद ने FSC पास कर लिया है, सईद ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी, बायोलॉजी, ये तमाम सब्जेक्ट्स पढ़े हैं और उसके 60% मार्क्स आए हैं और वो डॉक्टर बनना चाहता है. तो जिस तरह के ये उन्होंने पैराग्राफ बनाया है, बिल्कुल ऐसा ही पैराग्राफ आपने, ये जो अब आप बात यहाँ पर आपने पढ़ी है, इसके मुतालिक आपने बनाना है. तो चलिए पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं. पैराग्राफ लिखते हैं. माई फ्रेंड अली हैज़ पास्ड हिज मैट्रिक एग्ज़ाम. मेरे दोस्त अली ने अपने मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया है. ही स्टडीड इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड उर्दू बिसाइड्स कंपलसरी सब्जेक्ट्स. उसने इंग्लिश, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और उर्दू पढ़ी है लाजमी सब्जेक्ट्स के, लाजमी मज़मून के अलावा. ही वॉन्ट्स टू गेट एडमिशन इन प्री मेडिकल, वो प्री मेडिकल में एडमिशन लेना चाहता है. ही इंटेंस टू बिकम अ डॉक्टर, और वो डॉक्टर बनने का इरादा रखता है. तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया. ऐसे ही पैराग्राफ आप मज़ीद भी लिख सकते हैं अपने दोस्तों के बारे में. इसके बाद आपके लिए है, यू मस्ट हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट दे हैव डन FA. आपने यकीनन ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि हमने FA किया है. डू यू नो व्हाट दीज टू लेटर्स F एंड A स्टैंड्स फॉर. क्या आपको पता है कि ये दो हर्फ F और A किसके लिए होते हैं? दीज लेटर्स स्टैंड्स फॉर, और ये लेटर होते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लिए. अच्छा, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को हम आपको एक और बात भी बता दें, ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप भी कहा जाता है, ह्यूमैनिटीज़ भी कहलाता है वो, और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स भी कहा जाता है. अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 5 पर. मैच द शॉर्टेंड फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज इन कॉलम 1 विद देयर फुल नेम्स गिवन इन कॉलम 2. मैच कीजिए छोटी फॉर्म्स में लिखे हुए, या एब्रीविएशन यूजुअली हम इनको कह रहे होते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म कहलाती है ये. एब्रीविएटेड फॉर्म सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज की जो कि कॉलम 1 में दी गई है, इनके कॉलम 2 से. तो अब यहाँ देखिए, कॉलम 1 में तो 1 2 3 4 5 6 करके दिया गया है, और कॉलम 2 में जो है ABCDEFGH इस तरह से दिया हुआ है. शुरू की कुछ चीज़ें जो इसी पेज पर हो रही हैं वो तो हमने इसी तरह लाइन से कर दी हैं. लाइक 1 ICOM यानी इंटर कॉमर्स, इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स. FSC यानी फैकल्टी ऑफ साइंस, जो कि नंबर D पे लिखा हुआ है. इंटर कॉमर्स लिखा हुआ है पॉइंट नंबर C पे, और FSC का फुल जो वर्जन है वो लिखा हुआ है, फुल डिग्री जो है वो लिखी हुई है नंबर D पे, फैकल्टी ऑफ साइंस. BA यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स, पॉइंट नंबर A पे लिखा हुआ है ये. BCom नंबर 4 जो BCom हमारे पास है, ये पॉइंट नंबर B पे लिखा हुआ है, बैचलर ऑफ कॉमर्स. BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. देखिए शुरू के लेटर्स जो है ना वो ले लिए जाते हैं, और अगर कुछ एक जैसे हों तो फिर वो दूसरे लफ्ज़ भी ले लिए जाते हैं. इसके बाद आपके पास है BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस, जो कि आपके इस पेज पर नहीं है, तो लिहाजा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये नंबर है 6. हम यहाँ से पहले ये मार्कर ले लेते हैं. ये रहा बैचलर ऑफ साइंस, नंबर I पे लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस. कोशिश करते हैं कि इसमें से हम ये
6 लिख लें। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 7 पे है BCS यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ये हमारे पिछले वाले पेज पे लिखा हुआ था जो हमने देखा था नंबर E पे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे BCS यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसके बाद है BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। नंबर G पे ये लिखा हुआ है यहाँ पर। वैसे इम्तिहानात में भी लाइनें खींचने के बजाय बेस्ट होता है कि आप इसको इसी तरह लिख दें या फिर आप इसका नंबर लिख दें, बजाय इसके कि आप जो है वो लाइंस खींचें और आपकी लाइंस कहीं से कहीं पहुंच जाएं। तो बेहतर तरीका है ये कि आप इस तरह से कर लीजिए। वैसे अगर आप चाहें तो आप लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होगा कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप जो है वो लिख लें जैसा कि हमने यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद आपके पास है BSc इंजीनियरिंग यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग में। तो ये नंबर J पे आपके पास लिखा हुआ है बैचलर ऑफ साइंस इंजीनियरिंग, या ये है नंबर 9। हम यहाँ पे 9 लिख रहे हैं, लेकिन आप इस पर पूरा BSc लिखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी पहचान के लिए लिख रहे हैं ताकि टाइम भी ज़्यादा ना हो वीडियो में और हमारा काम भी हो जाए। मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी MPhil नंबर 13 जो है ये मास्टर ऑफ फ़िलासफ़ी होता है। इसके बाद आपके पास है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये है आपके पास नंबर 10 पे। तो इसके आगे अब हमने नंबर 10 लिख दिया। डॉक्टर ऑफ फ़िलासफ़ी PhD 14 नंबर पे लिखा हुआ है। मास्टर ऑफ आर्ट्स MA, मास्टर ऑफ आर्ट्स लिखा हुआ है नंबर 11 पर। और ये बैचलर ऑफ साइंस को भी हम इसका भी नंबर सही कर देते हैं, नंबर 6। तो इनको ये आपको ज़रूर याद भी होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें, ये छोटी सी नॉलेज है जो कि आपको हमेशा आपके पास एक पढ़े लिखे होने की शख्स होने की हैसियत से आपको पता होनी चाहिए है। अच्छा जी, इसके बाद है प्लीज़ नोट दैट FA, FSc एंड ICOM आर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये भी आपके मालूमात में होना चाहिए कि FA, FSc और इंटरमीडिएट कॉमर्स जो है ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम है। वेयर इज़ ऑल अदर आर डिग्री प्रोग्राम्स, जबकि बाकी जितने भी हैं वो BA है, जो MPhil है या PhD है, सारे के सारे डिग्री प्रोग्राम्स हैं। There are also diploma programs in different fields such as diploma in engineering, diploma in education, so on. Diploma in some cases is done after matric, intermediate, while in other cases after graduation or even post graduation. कुछ केसेस में डिप्लोमा जो है वो आप मैट्रिक के बाद करते हैं, इंटर के बाद करते हैं, और कुछ में आप ग्रेजुएशन के बाद और कुछ इवन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप कुछ डिप्लोमास कर रहे होते हैं। ये भी एक तरह की डिग्री ही है। डिग्री का मतलब डिग्री नहीं है, मतलब ये कि एक आपका एजुकेशन का सर्टिफिकेट है, एक एजुकेशन आपकी है ये, ठीक है। अच्छा, देन कामरान शाहिद इज़ एन एजुकेशनल कंसल्टेंट। अब ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। कामरान शाहिद एक एजुकेशनल कंसल्टेंट हैं, यानी कि वो तालीमी मुशावरत करते हैं, तालीमी माहिर हैं और वो आपको मुशावरत करते हैं। हिज जॉब इज़ टू हेल्प एंड एडवाइस यंग ग्रेजुएट रिगार्डिंग देयर करियर प्लान्स। उनकी जॉब, उनका काम क्या है कि वो मदद करें, एडवाइस करें, नसीहत करें यंग ग्रेजुएट्स को, नए ग्रेजुएट्स को, जो बच्चों ने जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, रिगार्डिंग देयर करियर प्लान्स, उनके अपने करियर प्लान्स के मुतालिक कि वो मुस्तकबिल में क्या करें। अरशद महमूद इज़ वन सच पर्सन हु हैज़ डन हिज बैचलर्स एंड वांट्स करियर एडवाइस। अरशद महमूद एक ऐसा ही शख्स है जिसने कि अपना बैचलर्स यानी ग्रेजुएशन कर लिया है, एंड ही वांट्स करियर एडवाइस, और वो अपने करियर के लिए, मुस्तकबिल के लिए एडवाइस चाहता है, नसीहत चाहता है।
कि क्या करें। लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द टू। अब इन दो के दरमियान में आप गुफ्तगू सुनिए। रिकॉर्डेड टेक्स्ट नंबर 6। अरशद, सर आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद यू। सर, मेरी आपके साथ एक अपॉइंटमेंट है। आई वॉन्ट यू टू एडवाइज़ मी रिगार्डिंग माई करियर प्लान्स। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे नसीहत करें मेरे मुस्तकबिल के मंसूबों के मुतालिक। कामरान, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ बैठिए। बिफोर आई गिव यू एनी एडवाइस, इससे पहले कि मैं आपको कोई नसीहत करूं, टेल मी अबाउट योर एज एंड एजुकेशन फर्स्ट। सबसे पहले आप मुझे बताइए अपनी उम्र और अपनी तालीम के मुतालिक। अरशद, आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। मैं 27 साल का हूँ। आई पास माई BA लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल अपना BA किया है। अच्छा, वैसे ये एज काफ़ी ज़्यादा है। आपका BA जो है ना वो बस 20 साल तक में हो जाना चाहिए, क्योंकि 16 साल में आपने मैट्रिक किया, 18 साल में आपने इंटर किया, अब 20 साल में आपका BA हो जाना चाहिए। 7 साल पीछे है ये बात। खैर, अब आ जाइए कामरान साहब पे। वो क्या कहते हैं, व्हाट सब्जेक्ट डिड यू स्टडी फॉर योर BA। आपने BA में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। ए, आई स्टडीड इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। मैंने इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी पढ़े थे। कामरान साहब, व्हाट ग्रेड डिड यू गेट। आपका क्या ग्रेड आया था या आपने क्या ग्रेड हासिल किया था। ए, अरशद, आई गॉट ग्रेड B। मेरा B ग्रेड आया था, मैंने B ग्रेड हासिल किया था। कामरान, व्हाट टाइप ऑफ जॉब आर यू लुकिंग फॉर। आप किस तरह की जॉब की तलाश कर रहे हैं। ए, यानी अरशद, आई वुड लाइक टू ज्वाइन अ बैंक एज एन ऑफिसर। मैं बैंक में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। कि आई एम अफ्रेड इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। मुझे अफसोस है या मुझे डर है, मेरा ख्याल है कि ऐसा आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। अरशद, वाई, क्यों। Kamran, as far as your education is concerned, it is all right, but due to two reasons, you are not eligible for the post of a bank officer. अच्छा जी, एज फार एज योर एजुकेशन इज़ कंसर्न, जहाँ तक आपकी तालीम का ख्याल है, इट इज़ ऑल राइट, वो ठीक है, बट ड्यू टू टू रीज़न, मगर दो वजूहात की बिना पर यू आर नॉट एलिजिबल, आप एलिजिबल नहीं हैं, आप अहलियत नहीं रखते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ अ बैंक ऑफिसर, एक बैंक ऑफिसर की पोस्ट पर जाने की। अरशद, व्हाट आर दोज रीज़न्स सर। वो रीज़न्स कौन से हैं, वजूहात क्या हैं। कामरान, फर्स्टली एज लिमिट इज़ 26 एंड योर एज इज़ 27। पहली बात कि एज लिमिट उस जॉब को हासिल करने की 26 है, जबकि आप 27 साल के हैं। सेकेंडली, यू हैव नॉट स्टडीड द रिक्वायर्ड सब्जेक्ट विच इज़ मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग, और आपने रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जिनकी ज़रूरत होती है वो सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े हैं, यानी मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग। अरशद, व्हाट वुड यू एडवाइस मी टू डू देन। फिर आप मुझे क्या नसीहत करते हैं। Kamran, you can join civil services or you can become a lecturer after doing a master's degree in any of the subjects you studied for your BA. You can join civil services, आप civil services को ज्वाइन कर सकते हैं। You can become a lecturer, आप एक लेक्चरर बन सकते हैं या आप एक लेक्चरर बन सकते हैं मास्टर्स करने के बाद किसी ऐसे सब्जेक्ट में जिस पे कि आपने BA किया हुआ है। अरशद, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस सर। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये सब पढ़ने के बाद ना एक नसीहत मैं भी आपको कर देती हूँ। देखें, करियर काउंसलिंग जो है ना वो BA के बाद नहीं की जाती, वो आपकी हो जानी चाहिए उस वक्त जबकि आप एक डिसाइसिव मोड़ पे होते हैं ना, फैसला करने वाले मोड़ पे, जहाँ आपकी पूरी तालीम एक तरफ जाती है। वो आपका होता है मैट्रिक। मैट्रिक में ही हमारे पास होता है ना, या आप मैट्रिक साइंस से करेंगे या मैट्रिक आर्ट्स से करेंगे या मैट्रिक आप कॉमर्स से करेंगे। यही 3 फैकल्टीज़ हमारे यहाँ आम हैं जो कि ली जाती हैं। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में आप आ जाते हैं कि जनाब साइंस तो ले लिया आपने, साइंस में क्या करेंगे, प्री मेडिकल पढ़ेंगे या प्री इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना होता है, या फिर आप कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं या फिर आप आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं। तो इन सब में आप क्यों जाना चाहते हैं, इसलिए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आप पहले ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा है, फिर उस हिसाब से आप वो सब्जेक्ट्स लेते हैं और आप उन्हें पढ़ते हैं। यानी कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप जो है वकील बनना चाहते हैं, आप एक लॉयर बनना चाहते हैं, तो आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे।
और आर्ट्स के सब्जेक्ट में आप चाहेंगे कि आपके पास पॉलिटिकल साइंस हो, आपके पास पाकिस्तान स्टडीज़ हो, आपके पास इस तरह के सब्जेक्ट्स हों जिससे कि आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स हों कि जिसमें कि आपको लॉ पढ़ने में आसानी हो, लॉ को समझने में आसानी हो, चीज़ों को समझने में आपके लिए आसानी हो और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो। इसी तरह और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। तो बहरहाल ये एक मेरी तरफ से मशवरा था। अब आ जाइए कॉन्ट्रैक्शन पे। व्हाट आर की जगह लिखा है व्हाट आर। अच्छा, ये हम कंटिन्यूसली करते चले आ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन समझ में आ गई होगी आपको कि जब हम कुछ अल्फाज को, कुछ हर्फ को हटा देते हैं और हम बोलने में भी ये बात करते हैं, यानी जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तब भी हम ज़बानी भी यही काम कर रहे होते हैं कि वो आवाज़ उन हर्फ की हटा देते हैं, और लिखने में भी यही कर रहे होते हैं, यानी व्हाट आर की बजाय वाटर। यू हैव नॉट की जगह यू हैवेंट, वुड नॉट की जगह वुडंट। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6। बल्कि मेरा ख्याल है काफ़ी हमारी वीडियो लंबी हो गई है, तो बाकी की एक्सरसाइज नंबर 6 से लेकर आगे तक जो है हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई या नहीं आई, कुछ कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में नहीं आए, ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स यकीनन ऐसे हैं जो मुझे भी लगते हैं कि हम उस पर आपको एक अलग वीडियो भी बनाकर हम दे सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। लाइक मॉडल ऑक्सिलरी जो मेरे जहन में आ रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। हो सकता है कि हमारी ग्रामर के लिस्ट में ऑलरेडी उसकी वीडियो भी मौजूद हो, तो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन अगर नहीं है तो उसका ज़रूर हम एक वीडियो आपको बनाकर मॉडल ऑक्सिलरीज की अच्छी सी आपको ज़रूर अपलोड कर देंगे, ताकि वो आपके समझने में आसानी रहे। और याद रखिएगा कि अंग्रेज़ी अगर अच्छी सीखनी है तो जहाँ आपने वर्ब को सीखना है वहीं आपने वर्ब के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरीज़ को भी सीखना है, अगर आप अच्छी अंग्रेज़ी बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। नेक्स्ट वीडियो के लिए लगे रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी नई वीडियो फ़ौरन मिल जाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपके लिए आसानियाँ करे। आमीन सुम्मा आमीन।